वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, बड़ी तेज़ धूप है। मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक समर हियर। जैसे समर में एक्सपीरियंस होता है वैसा ही कुछ एक्सपीरियंस अभी हो रहा है। तो आजकल हम बात कर रहे हैं रेट रेस के बारे में और ईएमआई के जो बिल्स इंसान पे करता है शहरों में, मकान के हफ्ते पे करते करते उसका जीवन का बहुत ही बड़ा एक जो सुवर्ण युग होता है, गोल्डन पीरियड होता है, वो कैसे चला जाता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। और काफ़ी सारी हमने बातें की है, परंतु जो बिल्स पे ईएमआई मतलब ये जो हफ्ते पे करते हैं अपने मकान के, उससे भी ज़्यादा खतरनाक और ख़राब नर्क जैसी स्थिति है जो लोग रेंट पे मकान लेकर के शहरों में रह रहे हैं। इनकी स्थिति तो इनसे भी बदतर है। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर 4-5 आयाम के ऊपर बात करेंगे हम। एक तो जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके साथ क्या अन्याय होता है, सोसाइटी में क्या भेदभाव होता है। कोई भी फंक्शंस होता है सोसाइटी का या मेंटेनेंस का बिल पकड़ लो, फिर उनका जो लैंडलॉर्ड मकान मालिक होता है वो भी कैसे उनके साथ इनजस्टिस करता है या उनको हमेशा तनाव में रखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। फिर जो अकेले लड़के रहते हैं फ्लैट लेकर के, जो जॉब करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करते हैं। जो अकेली लड़कियां रहती है, जो पीजी में लोग रहते हैं, वो क्या क्या समस्याओं का सामना करते हैं। और चौथा हम बात करेंगे कि काफ़ी सारे लोग जो अपना मकान होता है वो एयरबीएनबी के ऊपर दे देते हैं। एयरबीएनबी एक पोर्टल है, आप सबको पता है जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं, कि वहाँ पे लोग पूरी दुनिया से बुकिंग करवा करके जा करके रुकते हैं। तो इन सभी आयामों के ऊपर आज हम बात करेंगे। और जो लोग नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको बोल दूं कि मुझे बीच बीच में झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलने की आदत है, तो वो काफ़ी सारे लोग आहत हो जाते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं। और अभी क्या है, हर रोज़ नए नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो नए हैं चैनल के ऊपर, तो फिर दुखी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं इनका अपमान कर रहा हूँ या मैं अहंकारी हूँ। तो ऐसा नहीं है यार, वो बस मेरे को किक मिलती है। जैसे अल्कोहल का नशा 2 पैग लगाने के बाद स्टेज के ऊपर आर्टिस्ट परफॉर्मेंस अच्छे से देते हैं ना, उसी प्रकार जब मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोलता हूँ तो एक किक लगती है और मुझे मज़ा आता है, एक ऑरा बनता है, एक माहौल बनता है, फिर मैं बातें कर पाता हूँ। और दूसरा, झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा मैं खुद को भी बोलता हूँ। जो कोई भी भारत की सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं का शिकार है, जो कोई भी जीवन मुक्त होकर के जीवन नहीं जी पा रहा है व्यवस्थाओं के कारण, आर्थिक कारण तो साइड में रखो, आर्थिक कारण हो सकते हैं जेन्युइन, पर हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं भी ऐसी है कि आप मुक्त होकर के न जी पाए। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है, हमारी सोच ऐसी है, हमारा माइंड सेट ऐसा हो चुका है, मानसिकता हमारी ऐसी हो चुकी। तो इन सब को प्रतीक के तौर पे इन सब के ऊपर इनको एड्रेस करने के लिए, इसके ऊपर प्रहार करने के लिए मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा शब्द बोलता हूँ। तो इसको अन्यथा न लिया जाए। किसी का अपमान करने का तो मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। आप सब मेरे अपने हो, मेरा परिवार हो, और मैं कहीं पे भी हूँ, मैं हर रोज़ वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ कि आप सब परिवार वाले मुझे सुनते हो। तो मैं कोई ऐसा सड़क छाप ऐसा इंसान तो हूँ नहीं, मनहूस खटिया, कि आपको मैं झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा बोल के अपने आप को बड़ा साबित कर रहा हूँ। ये बस एक स्टाइल है, इससे अतिरिक्त इसको न लिया जाए। तो सीधा पॉइंट पे आता हूँ और बात करता हूँ कि जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, उनको सोसाइटी में बहुत ही अन्याय का और भेदभाव का सामना करना, मतलब उनके बच्चे, उनकी पत्नी, उनकी खुद की मेंटल हेल्थ की वाट लग जाती है। वो इतनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में या लघुता ग्रंथि में घुस जाते हैं, या तो सिस्टम उनको लघुता ग्रंथि मतलब अपने आप को छोटा महसूस करवाना या करना, छोटा मानना, वो पूरा सोसाइटी का जो तंत्र होता है, वहाँ पे चेयरमैन होता है, उनकी जो कमेटी होती है, वो सब मिल कर के वो सब चीज़ें करते हैं कि एक हंसते खिलते परिवार को, जो कि रेंट पे रह रहा है, वहाँ पे निवास कर रहा है, उसको बार बार ये एहसास करवाया जाए कि भाई तुम यहाँ पे रेंट पे हो, तुम यहाँ पे समान नहीं हो, हायरार्की में तुम हमारे मतलब एक जैसे वो जाति प्रथा है ना भारत में, उसी प्रकार ये क्लासिफिकेशंस होता है वहाँ पे, क्लास, कि भाई हम तो मालिक है,
और उनका अहंकार अलग प्रकार का होता है। जो लोगों के अपने फ्लैट होते हैं या मकान होते हैं सोसाइटी में, रो हाउस होते हैं, बंगलोस होते हैं, जो भी, आप ऐसा फ्लैट एक मत पकड़ो। जो भी सोसाइटी है, चाहे बंगलोस है, रो हाउस है, विलास है, फ्लैट है, जो कुछ भी है, उसमें जो ओनर है उनका एटीट्यूड बड़ा अहंकारी रहता है। उनको हमेशा लगता है कि भाई हमने तो मतलब ऐसा कुछ हासिल कर लिया है कि अब हम ऐसे सीना चौड़ा करके घूम सकते हैं, और ये जो बेचारे रेंट पे रहते हैं उनको छोटा महसूस करवाते रहेंगे तो चलेगा, ये हमारा अधिकार है। इस प्रकार की चिंगुर मरकट, कीड़े मकोड़े जैसे संकुचित, कुंठित, संकीर्ण, छोटी सोच वाले मेंढक होते हैं ये सब। तो जो लोग बेचारे रेंट पे है उनको तो मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। मतलब मिसाल के तौर पे आपको मैं बोल दूँ तो अगर जो जिनके खुद के हाउस है उनका अगर पानी का बिल जो आ रहा है वाटर मेंटेनेंस 1000 रुपया, तो जो रेंट पे होंगे उनके 1500 होंगे। हर चीज़ सोसाइटी का कोई भी आप एक्सपेंस पकड़ लो, क्लीननेस के लिए या वॉचमैन, जो भी एक्सपेंस होता है उसमें उसका 2 गुना तो नहीं परंतु 1.5 गुना होता है उसका। तो एक तो आर्थिक रूप से उसको पहले ही डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसका दोहन होता है। फिर सोसाइटी में कोई भी फंक्शंस हो, नवरात्रि हो या कुछ भी हो, तो उसमें भी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, राजकोट में। मैं इधर के गुजरात की बात करता हूँ कि ये जो आयोजन होते हैं, ये जो सब, उसमें इनको काफ़ी बार बाकात रखा जाता है। ये मेरा खुद का अनुभव है अहमदाबाद में। और मतलब हम यार बड़ी बड़ी बातें करते हैं सनातन और सनातन संस्कृति के ऊपर खतरा है, ये विदेशी आक्रांता है हमको। मतलब जब ये देखते हैं हमारे भीतर, ये मैं सनातनी लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे लोगों की बात कर रहा हूँ, गुजरात की सभ्यता की बात कर रहा हूँ, समाज व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। मतलब वो जो नाश्ता होता है, स्नैक होता है, नवरात्रि के जो गरबा चलते हैं 9 दिन, उसमें भी काफ़ी सारी सोसाइटी है। मैं सब नहीं बोल रहा हूँ। अब कोई बोलेगा कि नहीं हमारी सोसाइटी में तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हम जो रेंट पे होते हैं उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। पर कुछ सोसाइटी, और मैंने खुद देखा, वो मुझे नाम नहीं बोलना है, अहमदाबाद बोपल की सोसाइटी है, बोपल करके एक पोश एरिया है, मेरा खुद का अनुभव है। तो जो लोग रेंट पे है उनको उसमें वो उन आयोजन में हिस्सा नहीं, मतलब वो जो रात में नाश्ता दिया जाता है, स्नैक दिया जाता है, ये जो भजिए, गोटे, पकोड़े कुछ बनाते हैं, उसमें इनको इन्वॉल्व नहीं करते हैं कि जो जिनका मकान है वही इसमें होंगे हिस्सा। फिर नवरात्रि में जो आयोजन होते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स के, या जो मतलब जो अच्छे से गरबा खेलते हैं, इसके अलग अलग कैटेगरीज होती है सोसाइटी में, तो उनको इनाम दिए जाते हैं, प्राइस दिया जाता है। उसमें भी रेंटल लोगों की बाद बाकी होती है, उनको माइनस कर दिया जाता है। हर आयाम पे आपको प्रतिदिन पल पल आपके बच्चे छोटे हैं नीचे खेलने जाएंगे तो वहाँ उनके साथ जो माँ बाप वहाँ पे होंगे। मैंने देखा है हमारी भद्दी, चिरकुट, मरकट, कीड़े मकोड़े जैसी औरतों को पूरा दिन एकता कपूर की सीरियल देखने वाली, नेल पॉलिश करने वाली, किटी पार्टी करने वाली, वो जो बेचारे रेंट पे होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं, वो जो, क्योंकि सोसाइटी में गार्डन होता है तो वहाँ पे कुछ राइड होती है, कुछ चीज़ें होती है मनोरंजन के लिए, अम्यूज़मेंट पार्क, मतलब छोटा सा ऐसा, वहाँ पे ये सब स्विंग होते हैं, झूले होते हैं। तो जो रेंट पे होगे उन्हें आप मत बैठो, आप तो रेंट पे हो, आपको ये तो भाड़ुआ थे, ये भाड़े पे रहते हैं, हमारे लोग जाएंगे पहले राइड में। और ये नहीं, हर एक बात पे आप लिफ्ट का अगर उपयोग करना है, लिफ्ट में अगर कुछ सामान होता है तो ये जो रेंट पे लोग होते हैं उनको नहीं करने, नहीं आप लिफ्ट का उपयोग नहीं कर सकते हो अपना सामान ले जाने के लिए। और जो मूल नहीं, मतलब जिनके ओनर होते हैं वो करते हैं। उसमें भी जो दबंग प्रकार के मनहूस घटिया लोग होते हैं, एंटी सोशल जिनको बोलते हैं, असामाजिक, वो तो सब कुछ करते हैं। तो गार्डन में बच्चे खेलने जाते हैं तो बेचारे छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर, उनको भी एहसास करवाया जाता है कि तुम लोग रेंट पे हो, तुम में कुछ कमी हो, तुम छोटे, मतलब देखो बचपन से ही इनको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब लघुता ग्रंथि में डालने की कोशिश होती है। और ये सब सनातनी हिंदू, हमारी जिन सभ्यता की हम बड़ी बड़ी बातें करें उसमें हो रहा है। तो ये भी तो मुझे खतरा लगता है समाज के भीतर, इस प्रकार की भावनाएं जो आप करते हो, डिस्क्रिमिनेशन। फिर मैंने लिफ्ट की बात की तो उसमें भी ये होता है, हर एक चीज़ में आप पकड़ लो, कुछ भी
वहाँ पे पकड़ लो आप, सोसाइटी में कोई भी आयोजन होगा, मीटिंग्स होगी, उसमें चेयरमैन, तो वहाँ कहीं पे भी इनको हिस्सा नहीं, ये लोग होते ही नहीं, ये आउटसाइडर जैसे हैं। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि हम कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो गोरे हमको आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं। हम जब गोवा में जाते हैं तो गोवन लोग होते हैं, वो हमें आउटसाइडर की तरह ट्रीट करते हैं, हेट करते हैं। उसी प्रकार सोसाइटी में भी जो लोग बेचारे रेंट पे रह रहे हैं, उनको आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है और उनके साथ बड़ा ही इनजस्टिस किया जाता है। उनको कभी भी उन समाज का, अब देखो यार, आप अपने देश में जब ये मणिपुर वाले, ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग जब दिल्ली आते हैं और जब तो उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है, उनको चाइनीज़ माना जाता है, तो हमें दिल दुखता है कि वो हमारा हिस्सा है भाई। 7 सिस्टर हमारा भारत का अभिन्न अंग है, ये सब हमारी सोसाइटी का, समाज का हिस्सा है। तो ये सब हमें तब पीड़ा होती है। पर यार, मैं तो अहमदाबाद की, गुजरात की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे भी ये होता है कि जो रेंट पे रहते हैं उनको आउटसाइडर माना जाता है, उनको कभी भी, तो समझो उनका मेंटल हेल्थ का क्या होता होगा, वो बच्चे क्या महसूस करते होंगे। देखिए, ये इन सब चीज़ों के ऊपर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं यूट्यूब के ऊपर, अध्यात्म की, धर्म की, ऊर्जा, चेतना, निर्वाण, मोक्ष, चेतना का उच्चतम स्तर, कुंडलिनी, पर इन सब चीज़ों से वास्तव में कोई हमारे जीवन में फ़ायदा नहीं है। ये जो बातें अब मैं कर रहा हूँ रियल लाइफ की, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, जो डे टू डे लाइफ में यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे जीवन इफेक्ट होता है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, किसी का आत्मविश्वास इफेक्ट होता है। तो कभी सोचा है यार, हम इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं? हम ऐसे इनसेंसिटिव झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बन करके यार हमारे ही लोगों के साथ इनजस्टिस करते हैं। इनको कैसा, वो अपने घर में, वो बेचारा इंसान जॉब कर रहा है, ट्रेन में छक्के खा रहा है टिफ़िन लेकर के 9 से 9, उसका परिवार इधर है, बच्चे हैं, उनको पूरा दिन हम मतलब क्या मानवता है हमारे भीतर? हम कितने इनसेंसिटिव, इनह्यूमन हो चुके हैं। तो एक तो वो लड़ाई लड़ रहा है, रेंट पे कर रहा है, और ये सब इनजस्टिस तो चलता है, भेदभाव चलता है। हर एक कोई भी वहाँ पे आयोजन होगा सोसाइटी में, कोई भी नई चीज़ होगी तो इनको बाकात रखा जाता है। इनके ऊपर जो टैक्सेस है वो ज़्यादा डाले जाते हैं। देखो, इनके जो मैंने बोला ना कि मेंटेनेंस बिल होता है, या जो अन्य कोई भी क्लीनलीनेस के बिल, जो भी बिल्स होते हैं सोसाइटी में, वो सबसे ज़्यादा इनके ऊपर डाले जाते हैं। और जब बात आती है सोसाइटी में सम्मान की, समाज में स्थान की, तो वहाँ पे उनको वो स्थान नहीं दिया जाता है। वहाँ पे उनको छोटा, अगर आप इनको छोटा मानते हो, झिंगुरों मरकटों कीड़ों मकोड़ों, और अपने आप को बड़ा तीसमारखा समझते हो, तो इनका पैसा ही मत लो। वो तो छोटे लोग हैं ना, आप इसे ऐसे अनटचेबिलिटी, एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, ये अस्पृश्यता है, जिसमें आर्थिक आधार के ऊपर इंसान को ऐसा महसूस करवाया जाता है कि वो छोटा है, उसकी अहमियत नहीं है, उसकी औकात नहीं है। तो ये भी सब पाप है, ये सब भी गुनाह है। हम बड़ी बड़ी अध्यात्म की बातें करते हैं यार, और ये सब ऐसे ऐसे क्राइम और गुनाह है जो कभी इसकी फरियाद नहीं होगी, इसकी FRI नहीं होगी, इसकी कोई पुलिस में कभी कंप्लेन नहीं होगी, क्योंकि इन सब को हम गुनाह नहीं मानते। पर ये सब गुनाह है, ये सब क्राइम है। किसी का मन मारना, किसी को लघुता ग्रंथि का अनुभव करवाना। फिर जो मकान मालिक साला होता है चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा, वो 11 महीने का एग्रीमेंट करता है। अब इन लोगों को क्या होता है कि इनको लगता है कि कोई एक बंदा ज़्यादा एक ही मकान में रुकेगा उनके फ्लैट में, तो फिर उनके फ्लैट को कब्जा लेगा। इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती है, पर वो 2% 3% घटनाएं होती है। अब दूसरे जो बेचारे रेंट पे रहने वाले हैं, जो भाड़े के मकान में रहने वाले हैं, किराया दे करके, जो किराएदार है, वो बेचारे किराए के मकान में रहने वाले जितने अन्य 95% लोग हैं, वो ये 5% या 3% लोगों के कारण फिर उनको सब कुछ भोगना पड़ता है। तो 11 महीने के बाद कुछ बार ये लोग है ना, मकान खाली करने का आदेश कर देते हैं। अब एक इंसान जॉब पे जा रहा है, उसके पास समय नहीं है, एक बेचारे के पास सांस लेने के लिए संडे होता है परिवार के लिए, उसमें फिर ये कि बड़ी आफत आ जाती है कि मकान। अब वो एक हर संडे वो बेचारा मकान ढूंढने के लिए अलग अलग सोसाइटी में जाएगा। कितने मतलब महीनों लगते हैं। कुछ बार तो मैं अहमदाबाद में देखता हूँ 1-1, 2-2, 3-3 महीना लग जाता है, फिर भी मकान नहीं मिलते हैं। फिर वो जो ब्रोकरेज वाले होते हैं, जो ये दलाल होते हैं,
जो ये सब करते हैं, रेंट पे मकान दिलवाते हैं, उनमें उनका कमीशन होता है, उनको फिर पैसा दो 10-15 हज़ार, फिर कहीं मकान, फिर वो जो मकान दूसरा, यहाँ पे तो आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, नोटरी होती है, दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंटेशन। अब नए मकान में जाओगे तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, और वहाँ पे भी ये साले हरामी झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े मकान मालिक जो डॉक्यूमेंटेशन का खर्चा होता है, नोटरी का सब कुछ, वो भी बेचारे इसके ऊपर डालेंगे, जो किराएदार आएगा उनके वहाँ पे। तो देखो कितना इनजस्टिस है। फिर बेचारे को वो मिलेगा, वहाँ पेमेंट करेगा, वो करेगा, फिर सामान को चेंज करने के लिए। अभी तो चलो ऐसी सब व्यवस्थाएं हैं, ऐसी कंपनीज हैं जो मूव कर अपने आप, अगर उनको बोल दो तो तुम्हारा जितना भी सामान है जो टूट सकता है, ऐसा फ्रेजाइल सामान होता है नाजुक, उसको अलग से पैक करते हैं। मतलब पूरा आपका सामान ये लोग शिफ्ट कर देते हैं, पर बहुत पैसे लगते हैं। तो शिफ्टिंग के भी आपको समझ लो 10-15-20 हज़ार रुपये तो पकड़ लो मिनिमम। विथ इन अहमदाबाद आपको चेंज करना है तो 15-20-25 हज़ार तो इसके पैसे चले जाते हैं। अगर ये नहीं करते हो तो तुमको 10 लोगों को, अब गांव में तो तुम्हारे सगे संबंधी होते हैं, ये चाचा चाची सब हमारे इधर जो सपोर्ट सिस्टम में है। अब शहर में तो कोई तुम्हारा है नहीं, और शहर में कोई किसी का है नहीं, पड़ोसी भी एक दूसरे से ज़्यादा, वहाँ पे जीवन ऐसा है, माहौल ऐसा है, सब धन के पीछे, वित्त के पैसे, मतलब रेट रेस में है, चूहे की दौड़ में है। तो वहाँ संबंध बनाने का किसको समय है, इतनी इनमें वो भी नहीं है एक दूसरे के प्रति भावना। तो ये सब चलता है। और फिर ये जो मकान का शिफ्टिंग करना होता है ना सामान का, वो भी बड़ा प्रश्न है। अब किसको, तो काफ़ी बार बेचारा इंसान गांव से लोगों को, अगर गांव से बंदा गया है तो गांव से उसके सगे संबंधी को वहाँ पे शहर में बुलाता है, वो लोग आते हैं, फिर इनको रखना, वहाँ खाना खिलाना, फिर सामान सब नीचे पैक करेंगे टेम्पो में, फिर ले जाएंगे। अब ये मैंने बोला ना कि जो लिफ्ट वाले हैं झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, वो फिर इनको लिफ्ट भी यूज़ नहीं करने देंगे। तो 5-5, 7-7 मंजिला, 10-10 मंजिला, सोचो, बड़े बड़े कब्बड़ होते हैं, बड़े बड़े अलमारियाँ होती है, कितना फर्नीचर होता है। एक इंसान को आज अब काफ़ी सारी चीज़ें होती है, सब बेचारे उसके छोटे बच्चे। यार ये सब बातें जब हम करते हैं तो सामान्य लगती है, पर इसको जब आप जीते हो ना, महसूस करते हो ना, जब आप देखते हो साक्षी पाव से किसी को ये सब करते, बड़ा जीवन मुझे लगता है कि यार ये हमने क्या कर दिया, हमसे तो अच्छे पशु पक्षी है। हम ये एक मकान खुद, एक घोंसला खुद का इतना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, वो कम से कम अपना घोंसला फ्री में बना देते हैं। तो हमसे तो वो स्मार्ट है, हमने क्या उखाड़ लिया मनुष्य बन करके। 2 वक्त की रोटी के लिए गधों की तरह भाग रहे हैं, एक घोंसला खुद का नहीं बना पा रहे हैं, और किसी अन्य के घोंसले में रहने भी ये सब मुसीबतें, दिक्कतें, स्क्रूटिनिटी। तो फिर वो सामान सब शिफ्टिंग करते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं। अब देखो बच्चे बेचारे इधर, उनके दोस्त सोसाइटी में ऑलरेडी बने, पहले इनके साथ भेदभाव होता है, पर फिर भी उनके कुछ छोटे छोटे बच्चे जो दोस्त होते हैं, और फिर नया माहौल, नए लोगों के साथ। तो ये भी चैलेंज होता है ना यार। आपके पड़ोसी रातों रात बदल दिए गए, आपको मकान छोड़ने का आदेश कर दिया गया, अब अन्य सोसाइटी में आप गए हो, तो फिर से नए लोगों के साथ, उसमें भी कोई टॉक्सिक नार्सिस्ट, ऐसा मनहूस घटिया किस्म का अगर आपका पड़ोसी वहाँ पे आ गया तो और दिक्कतें। तो यार कितनी स्क्रूटिनिटी है ये। और ये सब रोटी कपड़े, ये 2 वक्त की रोटी के लिए, ब्रेड एंड बटर के लिए इंसान कर रहा है। इसलिए मेरा समस्या देखो, तुम शहरों में जा करके, अर्बन बन करके अगर एक ढंग का जीवन जी रहे हो, एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हो, ऊंचा जीवन जी रहे हो, सुविधा के स्तर पे, मेंटल हेल्थ के स्तर पे, तब ठीक है वो सब, मतलब ठीक है वो सब करना चाहिए। पर तुम किस प्रकार का जीवन जी रहे हो यार। कीड़े मकोड़े हो, ये पशु पक्षी भी हमसे तो स्वतंत्र है, उनको कोई बिल्स पे नहीं करने हैं, इनको इस प्रकार भाड़े के मकान में इधर से उधर, इनको घोंसले का कोई रेंट नहीं लेता है। परमात्मा ने तो फ्री बनाया था सब कुछ, हमारे लिए भी फ्री था, पर हमारी सब पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने धीरे धीरे ये सब कर दिया है। और इतना पूंजीवाद, इतना कैपिटलिज्म कि साला, मेरे को लगता है पहले लोग बोलते थे कि पानी कभी बिकेगा नहीं, अब पानी तो लोग बेचने लगे हैं। आने वाले दिनों में अभी बोलते हैं कि हवा, कम से कम ये हवा जो मैं सांसें ले रहा हूँ ना, वो तो अभी फ्री है ना। वो भी मुझे लगता है कि 5-10 साल जाने दो। जिस प्रकार की ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं है, कैपिटलिज्म है, आने वाले दिनों में ये जो हवा सांस हम लेते हैं ना, उसके भी पैसे चुकाने होंगे। प्रतिदिन एक मीटर होगा कि भाई 1 महीने के 30 दिन हैं तो आपको इतने पैसे देने हैं, आपने इतनी सांसें ली। मतलब
कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मिसाल के तौर पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैपिटलिस्ट लोग, पूंजीवादी लोग हर जगह पैसा घुसा रहे हैं। अरे यार पैसा ठीक है, सब व्यवस्था इंडस्ट्री सब कुछ चाहिए, पर यार ब्रेड एंड बटर तो कम से कम सस्ता रखो। लग्जरी आप महंगी कर दो, फॉरेन के पैकेज महंगे कर दो, टूर के पैकेज महंगे कर दो, प्राइवेट स्कूल महंगी कर दो, पर यार हॉस्पिटल है, ब्रेड एंड बटर है, इसको तो छोड़ दो, बख्श दो। यमराज भी कुछ कुछ कर नहीं जाते हैं किसी का मतलब वो आत्मा लेने के लिए। उस प्रकार कुछ कुछ घर को तो मतलब इन चीज़ों को तो छोड़ दो, इनको तो कम से कम मुफ्त रखो। क्या करोगे ये सब पैसे वाली व्यवस्थाओं का? एक दिन इंसान नहीं जी पाएगा, उसका मन मर जाएगा, उसका तन मर जाएगा, उसका आत्मा मर जाएगा, वो पीस जाएगा सैंडविच की तरह। तो यार लोअर मिडिल क्लास का तो कुछ ख्याल करो। उसके बारे में इस देश में कोई चर्चा नहीं होती है, ना इस देश के बजट में, ना इस देश के इंटेलेक्चुअल लोगों में। तो ये सब हम बड़ी हम ना अभी हम बोलते हैं कि विदेशी आक्रांता क्रूर थे, हमारे ऊपर अत्याचार किया, तो वो सब अत्याचार तो हमें दिखते हैं, पर ये जो अत्याचार हम हमारे ही समाज में करते हैं, हमारी सभ्यता में, इसको कोई कभी नोटिस ही नहीं करता। ये भी अत्याचार है, बड़े अत्याचार है ये। फिर मैंने बोला कि वहाँ पे फिर से सेटल होना, फिर वहाँ 11 महीने होंगे, 2 साल होंगे, और उस मकान मालिक को डर लगेगा कि कब जलेगा तो वो खाली कराएगा। तो ताउम्र बेचारा इस प्रकार। और जो लोअर मिडिल क्लास है वो कभी अपना मकान नहीं ले सकता, क्योंकि अहमदाबाद में अभी जिस प्रकार के मकान के रेट हैं, मतलब 50 लाख, 60 लाख, 70, 80 लाख, कोई भी सोसाइटी पकड़ लो जो लोअर मिडिल क्लास की है, वहाँ पे जो रेंट है, मतलब जो रेट है मकान के, तो लोअर मिडिल क्लास के लिए तो जिसकी कोई पैसिव इनकम नहीं है, उसके लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं है कि उसका खुद का घर हो। अगर उसकी कोई अलग इनकम है, ज़्यादा इनकम है, क्योंकि डिपॉजिट भी आपको डाउन पेमेंट जो भरना है, मजा मामा शांति, डाउन पेमेंट आपको जो भरना है वो भी 7-8 लाख रुपये होता है। तो कभी ये हो ही नहीं पाता, उसको तो पूरा जीवन रेंट पे रहना है, किराए के ऊपर ही रहना है। फिर जो किराएदार मतलब जो मकान मालिक होते हैं ना, वो हर 2-3 महीने के बाद कभी भी रेंट, अब ये एक इंसान बेचारा, उसके बच्चे की उसने, अब मैंने आपको बोला ना कि जब मकान बदलता है ना, तो एक ये स्कूल की एडमिशन भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। प्राइवेट स्कूलों में अहमदाबाद में एडमिशन लेना ही इतना डिफ़िकल्ट हो गया है कि बहुत सारी आपको घूस देनी होती है उसमें, डाउन टेबल आपको, अंडर टेबल आपको पैसे देने होते हैं, तब स्कूलों में एडमिशन्स हो रहा है। ये सब प्राइवेट स्कूल जिन्होंने शिक्षा को तंथा बना दिया है। अब ये बेचारे जब मकान चेंज करेंगे तब वहाँ पे अलग स्कूल में, वो भी एक बड़ा लफड़ा है, बड़ा तनाव है। फिर महीनों तक, कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि उनके बच्चे साल साल तक पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने मकान का शिफ्टिंग किया, मकान को चेंज किया और वहाँ स्कूल में दाखिला ही नहीं मिला। 1-1 साल लग जाता है, फिर जा कर के कहीं पे पैसे खर्च करने के बाद तो वो स्कूल में ऑलरेडी इनके बच्चे बेचारे सेटल होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, अब फिर से पूरा उजड़ गया उनका दोस्ताना सब कुछ। फिर अन्य जगह पे देखो, अब बड़े लोगों के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है कि अलग अलग माहौल में, अलग अलग जगह पे सेट होना, अलग अलग लोगों के बीच में। तो बच्चों को फिर स्कूल में, हर चीज़ में, वो जो उसकी हाउसवाइफ होती है जो रेंट पे रहता है, उसका भी एक कि यहाँ से सब्जी ले रही है, यहाँ से मिल्क ले रही है, यहाँ पे वो गेहूँ ले रही है, ग्रॉसरी खरीद रही है, वो सब बदल जाता है। सब सिस्टम आपको फिर से खड़ी करनी है। तो एक लाइफ अपने फ्लो में होती है, रिदम में होती है, वो सब कुछ तहस नहस हो जाता है। फिर 1-2 साल में ये बेचारे सेटल होते हैं, फिर मकान मालिक बोल देगा कि भाई आप अपना मकान खाली कर दो। उसके बाद दूसरी ये बात मैं जो बोल रहा था कि जो मकान मालिक होते हैं वो इतने क्रूर होते हैं कि हर 3-4 महीने के बाद बोल देंगे कि भाई आपका रेंट तो अब फॉर एग्जांपल 15,000 अगर है आपका किराया, तो अब 17,000 होगा इस महीने से। तो जाऊ है अंदर, आओ पही थोड़ी વાર રહીને વિડિયો પતે, મજા નહીં, પેટમાં થોડું ઘરે જ જાવું है, હું તો હું करो आराम। तो हर 2-3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में 1-2 हज़ार रुपये बढ़ा देते हैं। और इंसान बेचारा एक जगह पे सेटल है, तो वो फिर उसको पता होता है कि इनजस्टिस हो रहा है, उसको अननेसेसरी, अब जहाँ पे 15,000 चल रहा है रेंट, वहाँ 17-18 हज़ार की कोई ज़रूरत, मतलब वो ज़्यादा ही है, वो इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। पर फिर वो बेचारा, क्योंकि उसको वहाँ से कहीं और जाना, मैंने बोला ना इतना सारा सामान को शिफ्ट करो, स्कूल, ग्रॉसरी, पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, तो बेचारा वो एग्री हो जाता है। तो ये 3-4 महीने में ऐसे फरमान आते हैं किराएदार, और ये सब करने के बाद भी सोसाइटी में आपका स्थान नहीं है।
वो आपका मकान मालिक है, वो तो आपको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे आप कैजुअल लेबर हो, दिहाड़ी कर रहे हो, हर रोज़ तुम जो मजदूर होते हैं ना, उतनी ही इज्जत होती है तुम्हारी उस समय, मतलब वहाँ पे। तो ये सब होता है। अब बात करते हैं लड़कों की, कि काफ़ी सारे लोग जॉब करते हैं, अभी अनमैरिड है, अकेले रहते हैं शहरों में, या तो कुछ बार उनका परिवार गांव में रहता है, वो शहर में अकेले रहते हैं और जॉब करते हैं। तो जब लड़के बेचारे सोसाइटी में, इनका कोई दोष नहीं है, उनका दोष सिर्फ इतना है कि वो लड़के हैं और वो भारत की चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसे सड़ी हुई सामाजिक व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। तो लड़के जब फ्लैट रखते हैं तो उनको मतलब जैसे वो आतंकवादी है, वो टेररिस्ट है और पूरी सोसाइटी को उड़ा देने वाले हैं, उस प्रकार देखा जाता है। जब वो वहाँ रहने जाते हैं तो चेयरमैन उनको बार बार एक तो पहले तो पूरी सोसाइटी उनको उनके विरुद्ध मतलब प्रोटेस्ट करती है, देती ही नहीं फ्लैट, पर कोई मकान मालिक जब सिर फिरा होता है तो दे देता है। और फिर जब मकान देता है तो फिर पूरी सोसाइटी इनको ऐसे मतलब जैसे ये लोग बेचारे आतंकवादी है। जब वो अपने फ्लैट से निकलते हैं, अपने घर से, रो हाउस से, टेनामेंट से, बंगलो, जहाँ कहीं पे भी है, तो पूरी सोसाइटी उनको ऐसे मतलब घूर के देखती है, शंका की निगाह से देखती है। वो जवान है तो जिनकी जवान बेटियां हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि जैसे इनकी बेटी को लेकर के ये लोग चले ही जाने वाले हैं। तो बहुत इनके ऊपर पाबंदियाँ। ये बेचारे जब गैलरी में आएंगे, अपनी जो बालकनी होती है उनकी, तो वहाँ पे नहीं, यहाँ मत बैठो, यहाँ पे बैठ के ये, अभी बेचारा इंसान जॉब करता है, ये लड़के हमारे तो बेचारे सांस लेने के लिए कभी बालकनी में आते हैं वहाँ, तो वहाँ पे उनको नहीं, ये तो हमारी लड़कियों को घूरते हैं, और घूरते भी होंगे भाई, संसार है, व्यवस्थाएं है, कुदरत ने आकर्षण पैदा किया है, क्या करें। पर कुछ कुछ किस्सों में तो बेचारे नहीं करते हैं, फिर भी इनको एक पूर्वग्रह होता है, एक प्रेजुडाइज होता है, तो इनको ऐसे ही देखा जाता है, मतलब कि उनको एहसास करवाया। उनके साथ भी ये जो भी मैंने आपको बोला ना कि जो एक किराएदार के साथ अन्याय होता है, ये लड़कों के साथ भी बड़ा अन्याय होता है सोसाइटी के। इनको तो किसी भी आयोजन में, सोसाइटी में किसी भी प्रकार का कोई फंक्शन, कुछ भी, नवरात्रि, इनको कहीं ये अनटचेबल होते हैं, अस्पृश्य। इनको कोई बुलाए, उनके ये जो लड़के बेचारे, उनके दरवाजे के आसपास जो फ्लैट है वो भी इनके कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। ये बेचारे जब कुछ बार क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इनको चॉकलेट बॉकलेट देते हैं, तो फिर उनके माँ बोले नहीं, इनका कुछ मत खाना, लेना मत। मतलब आपको फील होता है कि आप अनवांटेड हो, आपको ये लोग चाहते नहीं हैं, आप अस्पृश्य हो। तो वो सब इनके साथ भी होता है। और गलती से बेचारों ने कहीं देख लिया कुछ इधर उधर, तो कुछ बार इनकी पिटाई भी हो जाती है। सोसाइटी वाले इनको रातों रात निकाल देते हैं। ये लड़कों को, बेचारों को रातों रात वहाँ से निकाला है। अब ये वो लोग वहाँ पे होते हैं, मैंने बोला सिंगल होते हैं, जवान होते हैं, तो रिलेशनशिप भी होती है इनकी, मतलब काम करते हैं वहाँ पे, या कॉलेज में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कॉलेज, जॉब कर रहे हैं तो वर्क प्लेस। तो फिर वहाँ पे तो कुछ बार क्या होता है कि अब तो ओयो रूम पे आपको पता है कि नए नए रूल ला रहा है, जो मैरिड कपल है उनको ही रूम दे रहा है। तो बेचारे अपनी अंतरंग पलों के लिए, खुशी के पलों के लिए, शारीरिक गुण धर्मों का वहन करने के लिए फ्लैट में आते हैं, तब भी हल्ला हो जाता है कि पूरा, क्योंकि पूरा फ्लैट एकदम सीसीटीवी, पूरे फ्लैट, और उसके जो बूढ़े लोग होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, आंटियाँ होती है, सब के मतलब कैमरा जो सीसीटीवी है इनके ऊपर ही लगे होते हैं कि भाई कोई अगर लड़की बड़की आई इधर तो मतलब रातों रात बेचारों को। तो बड़ा मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि बड़ी स्क्रूटिनी से इनको पसार होना होता है, पास होना पड़ता है। तो और लड़कियां भी, ये सब लड़कियां भी फेस, अब लड़कियां भी काफ़ी सारी है जो ऐसे रहती है फ्लैट ले करके, तो उनको भी आसपास वाले, क्योंकि उनके लड़के होते हैं, जैसे ये लड़के हैं, इनकी गर्लफ्रेंड होती है, तो अभी ये जो हमारी जेंचर है, हमारी जो ये अल्फ़ा कम्युनिटी है, उनके बॉयफ्रेंड है, ये सब तो वन नाइट वाले हैं, हुकअप वाले हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाले हैं। इनको रिलेशनशिप का झमेला और तनाव चाहिए नहीं, तो इनके भी बॉयफ्रेंड होते हैं, तो वो भी मतलब एक बहुत बड़ी, मतलब ये, अब देखिए इसमें राइट रॉन्ग मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई लड़कों को लाना, बॉयफ्रेंड को, और ये सब डिबेट का विषय है भारतीय समाज में। दूसरे देशों में तो आप बोल नहीं सकते हो गोरों को, तो वो तो जो करना है वो करेंगे, वो तो अपने जो फ्रीडम है उसके ऊपर, पर वो ठीक है, वो सभ्यताएं अलग है। भारत में हम ऐसी अपेक्षा नहीं रख सकते, और भारत का सोचने का ढंग भी अलग है। तो ये सब जो लड़के अकेले रहते हैं,
ये सब इश्यूज होते हैं उनको हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बेचारे लड़के और लड़की है जो अकेले। सोसाइटी की कुछ आंटियाँ होती है वो इनसे ज़्यादा शरारती होती है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। सोसाइटी के जो बूढ़े लोग होते हैं, जो अशोक कुमार की शौकीन मूवी थी ना, ऐसे शौकीन होते हैं, वो ज़्यादा लड़कियों को घूरते रहते हैं इधर उधर। तो पर वो तो क्योंकि वहीं रह रहे हैं और फैमिली वाले हैं तो इनके ऊपर कोई शक नहीं करता। वो कहावत है ना, कौन कहते हैं कि बूढ़े इश्क नहीं करते पर उन पर कोई शक नहीं करते। तो बेचारे लड़के सॉफ्ट टारगेट होते हैं और लड़कियां जो अकेली रहती है ये सब सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं। असल में ये सब लोग एक्स्ट्रा में देखिए सेक्स और दूसरे के प्रति आकर्षण ये सब तो जब से इंसान है इधर सभ्यता है तब से चल रहा है, तो उनमें ज़्यादा होता है। पर दोष का जो टोपला होता है, दोष आरोपण होता है, वो बेचारे जो सिंगल रहते हैं उनको सोसाइटी के किसी भी आयोजन में इनको हिस्सा नहीं, नवरात्रि में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो जिनकी लड़कियां जवान होती है उनको लगता है कि हमारे लड़कियों को ये उठा ले जाएंगे, प्रेम में फंसा देंगे, तो इनको दूर रखते हैं। इनके पास कोई चंदा लेने नहीं जाता है वहाँ पे। मैंने मेंटेनेंस तो इनसे भी ज़्यादा लेते हैं, पर ये सोसाइटी का जो फंक्शन का चंदा है ना, क्योंकि उनको लगता है कि चंदा लेंगे तो फिर इनको आने देना होगा गणपति के पंडाल में और ये नवरात्रि के आयोजन में, तो ये सब इनजस्टिस इनके साथ भी होता है। और लड़कियों के साथ भी मैंने बोला जो अकेली रहती है फिर उनको भी ये सब काफ़ी सारी स्क्रूटिनिटी होती है। आप कितने भी पेमेंट कर लो, फ्लैट आपने रेंट पे लिया है, कुछ भी है, पर ये सब चीज़ों में से तो आपको पास होना होगा स्क्रूटिनिटी से। फिर एक चौथा आयाम है जहाँ पे लोग ना आजकल एयरबीएनबी के ऊपर भी, ये थोड़ा देखो इसमें मैं सोसाइटी वालों के साथ हूँ। अब काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो मकान ले लेते हैं फिर एयरबीएनबी के ऊपर ऐड डाल देते हैं। अब एयरबीएनबी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि पूरे भारत में, पूरी दुनिया से लोग आपको बुक करेंगे और आपके घर में 4-5 दिन के लिए रहने के लिए चाहेंगे। आप उनको किचन प्रोवाइड करते हो, उसमें वो खुद खाना बाहर से ला करके चीज़ें आप उनको एक सेटअप देते हो। तो कुछ दिनों के लिए लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो, ये अहमदाबाद में तो कम होता है एयरबीएनबी, पर ऋषिकेश है, गोवा है, मनाली है, ऐसी जगह पे बहुत होता है। ऋषिकेश में खास करके मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक संबंधी है, दोस्त है, उनका खुद का मकान है वहाँ पे, और फिर उनकी सोसाइटी में कोई एक बंदे ने एयरबीएनबी पे दे दिया किसी को, तो बहुत दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि एयरबीएनबी पे क्या है कि लोग बदल जाएंगे और ये टूरिस्टिक वाइब्रेशंस के साथ आते हैं, तो फिर दारू बारू पीते हैं, हल्ला मचाते हैं। तो उसमें सोसाइटी वाले ठीक हैं कि भाई सोसाइटी है, समाज है, सभ्यताएं हैं, भारतीय व्यवस्थाएं हैं, और किसी भी व्यवस्था में अगर किसी को लंबे वक्त के लिए रुकना है, अपने परिवार के साथ रुकना है और अकेले रुकना है, तो तमीज़ से रुकना है, कायदे से रुकना है, व्यवस्थाओं का पालन करके रुकना है, तब तो ठीक है। वरना फिर ये सब जो लोग रह रहे हैं, अभी एयरबीएनबी ऐसा होता है कि लोग बदल जाते हैं और घूमने के लिए आते हैं, तो फिर जो लोग, जब लोग तो बेचारा अपना फैमिली लेके है, उनके बच्चे होते हैं, बच्ची लड़कियां होती है, पत्नी होती है, तो इस प्रकार का माहौल ठीक नहीं है। उसमें मैं सोसाइटी वालों को क्लीन चिट देता हूँ कि वो सही है। एयरबीएनबी या किसी भी प्रकार का कमर्शियल एक्टिविटी टूरिज्म का रेसिडेंसी एरिया में तो नहीं होना चाहिए। इसलिए तो अब तो सोसाइटी रूल भी बना रही है कि भाई जो लोग मकान खरीदेंगे उनसे मतलब लिखवा लेती है कि भाई आप एयरबीएनबी पे नहीं दोगे, आप रेंट पे दोगे तब भी सोसाइटी को कंसर्न करोगे, सोसाइटी के चेयरमैन को कंसर्न करोगे, किसको दे रहे हो। ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें ठीक है। देखो रेंट पे अब मकान देने से पहले जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, पुलिस में एक आपको अर्जी, एक एप्लीकेशन देनी होती है, वो सब ठीक है, क्योंकि जब क्राइम होता है, अब हमें पता नहीं है, बड़े बड़े शहरों में पूरी भारत से लोग आ रहे हैं, रोज़गार की तलाश में आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में ऐसा भी नहीं है। हम मानते हैं कि ये लोग ठीक हैं, ठीक कर रहे हैं, कुछ नियम कायदे कानून होने चाहिए। तो बस ऐसा नहीं है कि जो मकान के हफ्ते, मकान के जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो तो बेचारे फंसे हुए हैं रेट रेस में, पर उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि कम से कम देखो ये तो 15-20 साल के बाद इनका खुद का मकान तो होगा। ये तो जो बेचारे भाड़े के मकान में है ना, वो तो किसी और के मकान के हफ्ते, और इनको कभी ओनरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बेचारे रेंट देते हैं 15, 20, 25, 30 हज़ार, 40 हज़ार, जो भी जिस प्रकार का एरिया है, टेनामेंट है, बंगलो है, 3 BHK, तो वो तो बेचारे जो, उनको तो कुछ खुद की ओनरशिप या मालकियत तो कभी होगी नहीं। वो जो रेंट देंगे उसमें से उनका मकान मालिक या तो रेंट ले जाएगा, या वो अपना जो इंस्टॉलमेंट है ये मकान का
जिसको उसने किराए पे दिया है उसका इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो ये जो किराए वाले हैं उनको तो भेदभाव का, अन्याय का, पल पल में हायरार्की का, लघुता ग्रंथि का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, मकान बदलने की तकलीफ़, स्कूल बदलने की तकलीफ़, बहुत सारी सामाजिक जो चीज़ें हैं उनका सामना करना होता है। उनको वो स्टेटस कभी नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं बोलता था कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये सब, पर यार समाज ये बातें कोई नहीं करता है। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे इश्यू के ऊपर भी बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातों से वास्तव में जीवन में कोई हमारे परिवर्तन नहीं आता है यार। वो सब बातें ठीक है, पर वो बातें होती है, जीवन की अपनी वास्तविकताएं होती है, जीवन के अपने तनाव होते हैं, जीवन के अपने चैलेंजेस होते हैं, और जीवन तो ऐसे ही घटित होता है। तो जीवन की वास्तविकता के ऊपर हम बात कर रहे थे, और आने वाले दिनों में ये मुसीबत और बढ़ने वाली है। रेंट देखो, अभी मैं जब अहमदाबाद में था 2022 में, 2020 में, तब वहाँ पे रेंट था 15,000 2 BHK का। मतलब नॉर्मल सोसाइटी में, पोश एरिया में नहीं बोल रहा हूँ, लोअर मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। वही रेंट जो 15,000 था, 13,000 था, 15,000 था, वो आज 25,000 हो गया है। अभी कितना 2-3 साल हुए, अभी 2025 है, मतलब 2025 है। तो बहुत सारा समय भी नहीं गया है और इतना बड़ा उछाल है। और मैं देखता हूँ कि ये अर्बन सेटअप बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं। इधर लोगों को क्या है, गांव में यार मैं देखता हूँ बड़े बड़े किसान हैं हमारे, इनकी सालाना इनकम भी अच्छी है। इनको वैसे कोई काम नहीं करना होता है खेतों में जा कर के, सिर्फ मैनेजमेंट करना होता है। पर यहाँ पे एक ऐसा माहौल है गांव में कि भी शहर मतलब विकास, शहर मतलब डेवलपमेंट, शहर मतलब अच्छी लाइफ, शहर मतलब स्वर्ग। और औरतों को बहुत आकर्षण, इनको यहाँ रहना नहीं है, उनको वहाँ मतलब छोटे छोटे कपड़े पहन करके घूमना है। देखो मैं जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बिकिनी ब्रा कोई पहने तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर उसमें ये सब नहीं कर पाएंगे, दम्भी पाखंडी इतने खुले नहीं है ये। पर कहने का तात्पर्य है कि इन सब चीज़ों में जीवन की धन्यता लगती है। इनको खेती का काम नहीं करना है, पर वहाँ गुलामी करनी है। तो अब देखो ना, आज से 4-5 साल पहले गांव से, 10 साल पहले गांव से 50-60 लोग बाहर थे, आज आधा गांव बाहर है। और कोई इधर रहना ही नहीं चाहता है। मतलब कोई जो बड़े किसान है वो भी अपने बेटे को तो पढ़ा लिखा करके, घूस दे करके, रिश्वत दे करके उनको गवर्नमेंट जॉब में डाल देते हैं। काफ़ी सारे बड़े किसान, मतलब 200-300 बीघा इनकी लैंड है, इनकी सालाना इनकम है 20-25-30 लाख, फिर भी उनके बच्चों को वो बोले नहीं हम कर लेंगे खेती का। तो यार इससे एक सोसाइटी भी टूट रही है। जिसको ज़रूरत है उसको नौकरी नहीं मिल रही है, और इनको तो पैसों की कोई कमी नहीं है। तो जो पैसे वाला है वो ज़्यादा पैसे वाला हो रहा है, जिसका एक मकान है वो फिर 4 मकान हो गए हैं, और जिस रेंट पे है वो रेंट पे ही है, वो एक भी नहीं ले पा रहा है। तो ये सब विषमताएं हैं, विसंगतताएं हैं, आर्थिक असमानताएं हैं। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, गांव से लोगों को वहाँ जाना है, वहाँ जीवन की धन्यता लगती है, इसके कारण भी ये सब हो रहा है। और अभी अहमदाबाद में यार मैं हर महीने में अहमदाबाद जाता हूँ 10 दिन के लिए। तो हर महीने में देखता हूँ कि जिस सर्कल पे, जिस चौराहे पे, रोड पे सिग्नल नहीं थे, मतलब इतना ट्रैफिक नहीं था, वहाँ पे सिग्नल आ जाते हैं। हर महीने बदलाव होता है। आप समझ रहे हो, कीड़े मकोड़े, झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े इतनी तादाद में शहरों में जा रहे हैं। ये देखो, ये रोड के ऊपर भी पहले कोई व्हीकल नहीं थे। ये रोड के ऊपर पूरे दिन में मैं जब 20 साल का था तब पूरे दिन में मतलब आधे घंटे 2 घंटे के बाद एक व्हीकल। आज साला 5 सेकंड ऐसी नहीं है। ये देखो, आपको दिखाई देगा, ये अभी देखिए वो ट्रक जा रही है, आपको दिखाई देगा वीडियो में। देखो आप, अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर से कुछ ना कुछ व्हीकल आ जाएगा, कुछ ही मतलब सेकंड के अंदर आ जाएगा। पहले ये मैं जब 20 साल का था या 15 साल का था तब यहाँ पे ये 2-3 घंटे के बाद एक आध व्हीकल आता था। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, फिर से कुछ ना कुछ आ रहा है। देखो ये ट्रक आ रहा है। ये तो अभी तो कम है, और बढ़ जाएंगे शाम को। तो पता नहीं कहाँ दौड़ रहे हैं, जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, हम क्या पान लेना चाहते हैं। मतलब ये विकास तो मुझे नहीं लगा, ये सब विनाश है, अधोगति है।
ठीक है, 40 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी हमने एक पैरामीटर रखा है कि 40 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलेंगे, क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके प्यार की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है। जितना वीडियो आप देखते हो उतना ही मेरा उत्साह बढ़ता जाता है। धन्यवाद।